केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर्स जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ केमिकल substances into new another chemical substances with new properties is called chemical reaction। या अनदर वे हम लोग बोल सकते हैं द केमिकल रिएक्शंस आर द process of in which new substances, the chemical reactions are the process in which new substances with new properties ठीक new properties are for that is केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो देखना है कि न्यू सब्सटेंस जो भी चीज बनेगा केमिकल रिएक्शंस के बीच में, जो भी अगर हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग मिलाते हैं तो उससे न्यू सब्सटेंस जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या चीज होगा, चेंज हो जाएगा। बात है समझ में? प्रॉपर्टीज क्या चीज होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शंस में दो भाग, एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। उस प्रोसेस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट्स करने का जो प्रोसेस होता है वही केमिकल रिएक्शंस होता है। बात है समझ में? यानी कि इसको इनपुट, ये आउटपुट हो गया, इनपुट से आउटपुट करने का प्रोसेस जो होता है, ठीक ना, वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इनपुट से आउटपुट बनाने का प्रोसेस जो होता है, और जो आउटपुट जो बन गया तो उसका न्यू प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इनपुट जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये रिएक्टेंट्स का ही दो सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स का, ठीक ना, दो सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction is called reactant। ठीक, यानी कि वी सब्सटेंस
जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट। समझ में आ रही है? इसमें क्या होता है कि न्यू सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंसेज produced as result, ठीक है ना, न्यू सबस्टेंसेज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल। देखिए, इसको याद करने का तरीका जो है क्या हो गया, दो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स में क्या चीज होता है कि न्यू सबस्टेंस फाइंडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट, न्यू सबस्टेंस फाइंडिंग फ्रॉम रिएक्टेंट दैट इज प्रोडक्ट, न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, न्यू सबस्टेंस फाइंडिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से अगर हुआ तो उसे न्यू सबस्टेंस हम लोग प्राप्त करेंगे या प्रोड्यूस होगी, टू प्रोड्यूस्ड ये न्यू सबस्टेंस फ्रॉम रिएक्टेंट दैट इज प्रोडक्ट। बात है समझ में? तो ये सब चीज जो है आपको याद होना चाहिए। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से है, जैसे हमारे बॉडीज के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेस्पायरेशंस जो हो गया, ठीक ना, इसको समझने के लिए रेस्पायरेशंस में क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो। तो कोई पूछ सकता है कि ऑक्सीजन को लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कैसे छोड़ते हैं, क्या प्रोसेस होती है हमारे बॉडीज के अंदर जो होता है। तो ये रेस्पायरेशंस जो हो गया, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन को लिया हम लोग गैस के फॉर्म में, और जो भी फूड मटेरियल्स जो है, फूड मटेरियल्स उससे कार्बन सिवल्स होगा गैस के फॉर्म में, वे सॉलिड के फॉर्म में रहता है, तो वह क्या चीज़ इसको बर्निंग करेगा तो उससे गैस निकलेगा, तो उससे क्या चीज़ होगा, CO2, ये भी गैस के फॉर्म में होगा, गैस हुआ ना। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर, ठीक ना, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड से गैस निकलेगा। ये समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शंस, इस नेचर्स में केमिकल रिएक्शन दो तरह से, एक जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और दूसरा जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब जो होता है कि वे रिएक्शन स्वयं अपने आप होगा, ठीक। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वयं आप नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरीज में कराएंगे, हम लोग किस में कराएंगे, लेबोरेटरीज में कराएंगे, किसको, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं कि दूध से दही बना, ये भी केमिकल रिएक्शन स्वयं अपने आप हो जाता है, ठीक। इसके बाद कुकिंग फूड, खाना बनाना जो होती है, देखते हैं कि खाना किस फॉर्म में रहता है, और उसको जब रिएक्शन हीट करते हैं तो चेंज हो जाता है। विदाउट हीट किए हुए क्या खाना बन सकता है, रख दीजिए इसी तरह से, नहीं बनेगा। यानी कि उसमें जो है आपको हम लोग अलग से हीट को देते हैं, ठीक ना, स्वयं अपने आप नहीं हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन्स जो हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, ठीक। डाइजेशन ऑफ फूड इन माय बॉडी, खाना को पचना, देखते हैं खाना पचाने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज, खाना नहीं पचता है तो कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसका रीजंस क्या है कि हमारे बॉडीज के अंदर जो है आपको केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, ठीक ना, जिसके कारण जो है खाना नहीं पचता है। तो उसके लिए अलग से हम लोग मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन क्यों लेते हैं, हमारे बॉडीज के अंदर जो है आपको केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए, ठीक ना, अलग से हम लोग मेडिसिन को लेते हैं केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए, वह हमारे बॉडीज के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस जो है अच्छा से करा। अब जो है पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें जो आएगा आपको पहला जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड्स में आएगा प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट सेकेंड्स में आ जाएगा चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चेंज इन टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और हो सकता है चेंज इन स्टेट। ये हो गया। अब जो है हम लोग वन बाय वन जो पढ़ेंगे, हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में क्या चीज होता है कि जितने भी तरह के हम लोग अगर हम लोग रिएक्शंस जो करवाते हैं तो उसमें गैस को निकलना चाहिए। क्या चीज निकलना चाहिए? गैस को निकलना चाहिए। तो इसमें जिसे मान लेते हैं कि Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और 2HCl से, तो इससे क्या चीज निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, देखते हैं। 2NaCl प्लस क्या चीज होगा, H2O, और CO2 जो है गैस के फॉर्म में जो है ये निकलेगा। देखिए गैस निकल रहा है ना इससे ना, गैस, इसीलिए लिखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। कब हम लोग रिएक्शंस कराए तब। तो ये रिएक्टेंट्स हो गया, और ये सभी चीज क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये समझ में आ रही है? रिएक्टेंट्स हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। और इसी तरह से आपको हो सकता है कि Zn, ठीक, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इक्वस के फॉर्म में, इसको रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा कि आपको ZnSO4 और उससे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस निकला कि नहीं, इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि Mg, ये सब क्या है, मेटल है। Mg जो हो गया H2SO4 एक्वस के फॉर्म में, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको MgSO4, ठीक, या सल्फेट्स के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और यह क्या होगा, आपको हाइड्रोजन गैस जो है से निकल जाए। ये समझ में आया? तो इस तरह से रिएक्शंस व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद H2SO4, देन क्या होगा, उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट, इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि यह जो है प्रिसिपिटेट सन रिएक्शंस जो हो रहा है, तो इसमें क्या चीज होता है कि सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड के मतलब समझ में आ रहा होगा, सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक, सॉलिड प्रोडक्ट विच
separate solid products which separates out from the solutions during the chemical reactions। यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट जो रहेगा वो अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस जो है हम लोग बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि BaCl2, ठीक, BaCl2 अब प्लस H2SO4, ठीक, ये भी एक्वस के फॉर्म में जो हो गया, ठीक। ये सभी का मतलब बताएंगे कि एक्वस के मतलब क्यों लिखते हैं, आगे जो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। इसको लिए हम, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको BaSO4, ठीक, BaSO4, तो ये जो है आपको व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, व्हाइट पीपीटी, ठीक, यही प्रिसिपिटेट हो गया, ठीक। अब प्लस 2HCl ये हो, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस में ये चीज और सा चीज जो है हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज होता है इसमें। अब जैसे मान लेते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जो हो गया, पोटेशियम ये है आपको हाँ कि आज, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड्स को लीड नाइट्राइड PbNO3 इसके साथ में जब रिएक्शंस कराएंगे तो क्या चीज बन जाएगा 2KNO3, ठीक ना, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, और प्लस बन जाएगा 2HCl, देख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि Ag, ठीक, AgNO3 को क्या पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस के फॉर्म में है, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट्स और KCl को लेते हैं, KCl को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड्स जो हो, पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या चीज बन जाएगा आपको AgCl और KNO3 ये आपको बन गया एक्वस के फॉर्म में, ठीक। इसमें से Agl का क्या चीज हो गया, ये AgCl, देखिए यहाँ पर इधर लिखा AgCl लिखा हुआ ना, तो इसमें जो है आपको आयंस जो है, आयंस एक्सचेंज ऑफ द आयंस के रीजन से जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस हुआ है, ठीक। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें किसका, इसका प्रिसिपिटेट बनेगा, इसमें KNO3 का प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक, प्रिसिपिटेशन बनेगा, जिसका जो व्हाइट प्रिसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसी को प्रिसिपिटेट हम लोग बोलेंगे, ये चीज बनेगा। अब जो है आगे बहुत सा, जैसे मान लेते हैं कि सॉलिड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब इसमें रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे तो विशेष रूप से कि जितने भी तरह के आपको अल्कलीज मेटल्स सॉल्ट जो होते हैं, अल्कलीज मेटल सॉल्ट जो हो गया वह क्या होता है, सोलोबल्स होते हैं, क्या होते हैं, सोलोबल्स होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एसीटेट नाइट्रेट, ये सब क्या है, सोलोबल्स है।
एसीटेट, नाइट्रेट, ये सब क्या है, सोलोबल्स हैं। अब जो होती हैं कि ये किस पर डिपेंड्स करता है, ये सॉल्युबिलिटी टेबल जो हो गया, ठीक ना, या कौन सा मान लेते हैं कि सोलोबल्स होगा कि नहीं होगा, किसका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक ना। तो उसके लिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो बताया जाएगा सॉल्युबिलिटी टेबल्स जो है। तो सॉल्युबिलिटी टेबल्स में जैसे आपको आ सकता है कि क्लोराइड जो हो गया, आयोडाइड, क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ठीक ना, ब्रोमाइड्स जो हो गया, ये सब क्या हो गया, सोलोबल्स हो गया, क्या हो गया, सोलोबल्स हो गया। अब मोस्ट अदर सॉल्ट जैसे मान लेते हैं, मोस्ट अदर सॉल्ट्स जो होते हैं क्या होता है, इनसोलोबल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं क्या होते हैं, इनसोलोबल्स। अब बट एक्सेप्शंस में जो आपको आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शंस में आपको कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक ना, देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक ना, और बेरियम सल्फेट, ठीक ना, क्या चीज, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइड्स, ठीक, एंड जो होते हैं हाइड्राइड्स जो होते हैं, क्या होता है, ये सब सोलोबल्स होते हैं, क्या होते हैं, सोलोबल्स होते हैं। तो ये सब आगे पढ़ना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर से हम लोग कैसे समझेंगे कि चेंज इन कलर जो है आपको होता है। तो इसका भी बुक में जो है एग्जाम्पल्स, उसका फिगर्स में देखिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। तो जैसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट्स लेते हैं, ठीक ना, सॉरी, K2Cr2O7, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसको जो है रिएक्शंस जो है हम लोग इसमें एसिड अगर डालते हैं, हम लोग H2SO4 इसमें मिलाते हैं, और उससे जो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड्स मिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो है आपको बन जाएगा Cr2, ठीक, Cr2SO4, Cr2SO4 प्लस K2, देखिए K2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, अब प्लस H2। तो इसमें जो रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट्स को अगर, या क्या रहेगा, जो ही अगर इसमें एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो इसका कलर जो रहेगा ना, ठीक है, कलर जो रहेगा ऑरेंज कलर से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक ना। ये इसके रीजन से आपको यह किसमें कन्वर्ट्स हो जाएगा, ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट्स हो जाएगा, ग्रीन, इसके रीजन। इसमें जो भी अगर मिलाइएगा तो ये इसका कलर कैसा है आपको, ऑरेंज से किसमें, जब इसको मिलाएंगे एक साथ, ठीक ना, ये भी रिएक्शन से हुआ मिलाने के बाद में, ये किसमें कन्वर्ट्स हो जाएगा, ग्रीन में, ठीक। यही जो हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट्स को अगर एसिड उसमें मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो रहेगा तो उससे क्या होगा कि किसके रीजन से आपको, इसके रीजन से इसका कलर कैसा हो जाएगा, आपको ग्रीन हो गया, तो क्या हो गया, चेंज हो गया ना कलर में। और है एग्जाम्पल्स जो है कि ऐसे इसको प्रैक्टिकली हो गया,
कि एक पेज लीजिए, ठीक ना, एक पेज पर क्या कीजिए कि एसिड जो हो गया, जैसे मान लेते हैं लेमन, याद रखिए लेमन्स को, उस पर आप कोई भी चीज़ लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखने के बाद उसको हीट कीजिए, हीट कीजिएगा तो कलर्स जो रहेगा वाइट से किस में कन्वर्ट्स हो जाएगा, आपको उसमें भी पीला येलो कलर्स का उसमें लिखा जाएगा। ऑरेंज जैसा कलर रहेगा ना, येलो जैसा, उसी तरह से लिखा जाएगा, चेक कर सकते हैं। ये हो गया, इसको लिख लीजिए। तो जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक, सल्फर, जैसे मान लेते हैं एक और सा जो रिएक्शन जो होते हैं सल्फर, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड्स गैस एंड, ठीक ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस चेंज द कलर्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, इसी को लिख सकते हैं वर्ड्स में जो है, ठीक। अब उसके बाद में जो होता है कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सिट्रिक एसिड, ठीक ना, सिट्रिक एसिड, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्स पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस चेंज द कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। इसी तरह से और है रिएक्शंस जो है उसको भी लिख लेते हैं। पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, उसमें क्या क्या मिलाएंगे, C6H8, C6H8O7, ठीक, और 3KMNO4, ठीक, पोटेशियम पर मैग्नेट्स। तो इससे आपको क्या चीज बन जाएगा, 3AMN, ठीक, MnO4 और प्लस जो है आपको बन जाएगा C6H5, ये थी। इसका मतलब क्या चीज हुआ कि केमिकल रिएक्शन सिट्रिक एसिड, ठीक ना, पोटेशियम, इसको क्या चीज पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि इसमें भी टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब, दो तरह के टेस्ट ट्यूब, ठीक, इसमें क्या करेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें ले लेंगे, ठीक। अभी जो इसका कलर जो है, ठीक ना, कैसा है, पर्पल, पर्पल कैसा कलर है, पर्पल, ठीक। यानी कि सिट्रिक एसिड जो है उसका कलर कैसा है, पर्पल। जो ही इसमें ऐड कर दीजिए क्या, जैसे पोटेशियम, शुरू में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक ना, KMnO4, ठीक, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ऐड करेंगे तो उसका जब कलर चेंज होगा तो अलग टेस्ट ट्यूब रहेगा, तब ना पता चलेगा ना। इसमें जो रहेगा, ठीक ना, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस समझ में आ रहे हैं ना, उसका एक अपना कलर जो होगा, जैसे पानी हो गया, पानी कलरलेस होता है, कलरलेस हो गया, चेंज इन कलर। अब जो आपको आएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर्स में
जैसे हम लोग CaO क्विकलाइन जानते हैं, चूना, ठीक। H2O अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा CaOH2 का। समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन। इसको तो वाटर जान ही रहे, और इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन। तो क्या होगा, और इससे क्या होगा, हीट निकलेगा, हीट। समझ में आ रही है? क्या करेंगे, एक कंटेनर्स जो रहेगा, आप लोग देखे होंगे चूना जो रहेगा ना, कि इसमें वाटर ले लिया हम लोग, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो हो गया पुताई करने वाला जो रहता है दीवार पर, तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें अगर हम लोग डालते हैं, ठीक ना, कैल्शियम, तो क्या होगा, वह जो है आपको किस में कन्वर्ट्स हो जाता है, सिलेक्ट लाइन। उसमें क्या होता है कि हीट अगर देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, उससे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर्स में क्या होता है कि आपको वह कन्वर्ट्स हो जाता है। आता है समझ में? तो इसलिए क्विक लाइन में जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो उसमें टेम्परेचर्स आ जाता है। देखिए टेम्परेचर जो रहेगा कि क्या होता है कि क्विक लाइन और H2O को जब मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसका रीजन्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस के रीजन से। समझ में आ रही है? केमिकल रिएक्शंस के रीजन से। और चीज जो है, स्टेट जो है, चेंज इन स्टेट के बारे में जो है, देखिए चेंज इन स्टेट, जैसे आप क्या कीजिए, कैंडल, कैंडल समझ में आता है ना, वैक्स, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, कैंडल्स अगर हम लोग, ठीक, लेते हैं, ठीक, तो इसमें ये किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक। जब यह हीट होगा, ठीक, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स में, ठीक। अब जब यह बर्निंग होकर ऊपर उड़ेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। बात है समझ में? इसके रीजन से, केमिकल रिएक्शंस के रीजन से। समझ में आ गया? तो जितने भी तरह के जो है हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, ठीक, फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक। तब उसके बाद क्या चीज़ पढ़े हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये चार चीज हो गया, पांच चीज हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स इक्वेशंस। क्या चीज पढ़ेंगे, केमिकल, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल, रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक ना, बाई यूजिंग, ठीक ना, क्या चीज के यूज कर कर हम लोग करेंगे इसका, बाई यूजिंग सिंबल, सिंबल्स एंड फॉर्मूला।
फॉर्मूला समझ में आ रहा ना कि सिंबल्स और फॉर्मूला, ठीक ना, ऑफ substances is called chemical केमिकल इक्वेशंस हो गया। ये समझ में आ रही है। जैसे मान लेते हैं कि सिंबल्स होना चाहिए, तो Mg जो है और तो मैग्नीशियम जो है सॉलिड के फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में, तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो, ये सिंबल्स हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो सिंबल्स का हम लोग जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg लिखे हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के लिए MgO लिखे हैं। समझ में आ रही है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक, और यहाँ सिंबल्स और चीज मान लेते हैं, हिट कर दिए। ठीक, तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। समझ में आ रही होगी। ठीक, अब जो है आगे केमिकल इक्वेशंस को कितने तरह से जो है हम लोग बनाए जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए मेथड, इसमें बैलेंस है कि नहीं, कैसे हम लोग समझेंगे कि इक्वेशंस जो दिया हुआ रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा तो इसको दो फॉर्म, ऐसे तो जितना भी अगर हम लोग कोई कंपाउंड्स का रिएक्शन जो कराते हैं वो बैलेंस्ड ही रहता है। ठीक ना, नहीं रहेगा तो उसको क्या करते हैं, बैलेंस्ड कराते हैं। पढ़ना होगा कि यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। समझ में आ रही है। BALANCED बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये जो किसी भी इक्वेशंस जो रहता है रिएक्शंस का, तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग को देखना है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है, ठीक ना, मीन्स नंबर्स ऑफ एटम्स, ठीक ना, इन reactant side is equal to the product side। देखिए, नंबर्स ऑफ द एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट साइड। अगर रहेगा तब उसको बोलेंगे कि वह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। जब बैलेंस्ड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, वो अनबैलेंस्ड है। तो इसका क्या हो गया, हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड।
समझ में आ रही है? नंबर्स ऑफ द एटम्स, द नंबर्स ऑफ द एटम्स in reactant side is not equals to the product side, तब उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। जब अनबैलेंस्ड रहेगा तो क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे? हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए भी हम लोग अब सीखेंगे किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बनाने के लिए जो इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन तो होगा ही, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसमें रिएक्टेंट्स होगा और प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन से बोल दिए, लेकिन उसको इक्वेशंस जो लिखेंगे किसके लिए? रिएक्शंस को कराने के लिए। तो उसमें क्या चीज को हम लोग को देखना होगा कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वह प्रोडक्ट साइड जो जा रहा है, ठीक ना, वह उतना है कि नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात है समझ में? केमिकल रिएक्शंस होने से भी पहले जितना उसका मास रहेगा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद भी मास उतना ही रहेगा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि जितना जो टोटल नंबर्स ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये जिससे वह बना हुआ है, ठीक ना, कोई भी चीज से बना हुआ है, इसको बर्निंग कर देते हैं, ठीक, बर्निंग कर दिए तो बर्निंग करने के बाद जो रिमेनिंग सबस्टेंस तो बहुत कम बचेगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अभी इसका ग्राम इतना है तो बर्निंग होने के बाद तो कम हो जाएगा। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ को हम लोग लेंगे, बर्निंग से पहले उसका वेट करेंगे और बर्निंग के बाद जो गैस में कन्वर्ट्स हो गया पार्टिकल, आता है समझ में, गैस में उसको वेटिंग करेंगे तो टोटल जो यानी कि उसमें से कितना नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है आपको रिमूव हुआ है उसका, ठीक ना, और जो रिमेनिंग सबस्टेंस को ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा? सेम होगा। बात है समझ में? दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को जो है किसी भी चीज को हम लोग केवल उसको वन फॉर्म से अनदर रूप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बात है समझ में? अब उसको चेंज कर कर हम लोग कैसे चेंज कराते हैं? वही केमिकल रिएक्शंस जो हो गया, ठीक ना। उस केमिकल रिएक्शंस को कैसे कराएंगे? तो केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। और उस केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स का क्या होगा? नंबर्स ऑफ द आइटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द नंबर्स ऑफ द आइटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ठीक ना। बोथ साइड इक्वल्स होनी चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शंस बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको क्या करेंगे? अनबैलेंस्ड रहेगा, तो अनबैलेंस्ड रहेगा तो उसको बैलेंस करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक। थैंक यू।